Assalamualaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. Today we are getting started with class 10th history series, and for this the very first chapter, that is the rise of nationalism in Europe. इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि जिस तरह से क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के ज़रिए जो कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट आता है, कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म आता है, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स आता है, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स आता है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट आता है, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट आती है, कंसेप्ट ऑफ पीरियडिकल इलेक्शन आता है, कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आता है, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। वही जो सभी कंसेप्ट्स हैं वो किस तरह से यूरोपियन टेरिटरीज तक पहुंचते हैं और पूरे यूरोप में जो यूनिफिकेशन होती है, नेशनल क्रिएशन हो जाती है और नेशन स्टेट का जो ओरिजिन होता है, वही सब हमने क्लास 10th के इस चैप्टर में पढ़ना है। और इन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का असर किस तरह से पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है, और वर्ल्ड में इंडिया भी एग्जिस्ट करता है कि इंडिया पर भी यूरोपियन नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट था, इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी था। और आज जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने से पहले ये जो चैप्टर है, इसे माना जाता है फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री से ही स्टार्ट होती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही पेज में हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है। वो जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग में जनरल थीम ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप छुपा हुआ होता है। ये जो पेंटिंग थी, फेडरिक सूरियो फ्रेंच आर्टिस्ट 1848 में प्रिपेयर करता है। 4 पेंटिंग्स प्रिपेयर करता है, लेकिन एक पेंटिंग हमारी इस बुक में दी गई है। आप अपनी बुक अपने सामने रखिए और उस पर आपको दिख जाएगा कि किस तरह से पेंटिंग के ज़रिए जो फेडरिक सूरियो है वो एक इमेजिनेशन करता है और चाहता है कि वर्ल्ड, जो प्रेजेंट वर्ल्ड है जिसमें मल्टी डायनास्टिक रूल चल रहा है, इसमें एक कंप्लीट पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसमें हेरिडिटी पोजीशन को ख़त्म करके, हेरिडिटी पोजीशन को रिवो करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक डेमोक्रेटिक एंड एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में पहली जो पेंटिंग दी गई है, उसका मकसद है द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। 1848 में ये पेंटिंग प्रिपेयर की गई है। इस पेंटिंग में द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज पीपल ऑफ फ्रांस, अमेरिका, men and women of all ages and social groups marching in a long train and offering homage to Statue of Liberty as they pass by it। इस पेंटिंग में एक इमेजिनरी स्टेचू दिया गया है जिसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह से दर्शाया गया है, और कहा जाता है कि जो इस पेंटिंग में लोग अब निकल रहे हैं अपने घरों से, फ्रांस से, अमेरिका से, हर एक इंसान, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो किसी भी सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है, they offer homage, they pay respect to the Statue of Liberty as they pass by it। उसके बाद ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसमें से हमें दिखाया हुआ है कि she bears a torch in one hand, the torch shows enlightenment and the charter of the rights of the man in the other hand। तो ये क्यों इसे रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं? क्योंकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये आइडेंटिफाई करके हमें देता है कि आपके पास एनलाइटमेंट आ सकती है और आपके पास जो राइट्स हैं वो आपको खुद के ज़रिए ही सिक्योर करने हैं। On the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of the absolutist institutions। और इस पेंटिंग में जो फेडरिक सूरियो हमें अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए दर्शाता है कि ये ताकत आप में तब आएगी, आप तब अपने राइट्स की डिमांड कर सकते हो, आपको तब अपने राइट्स मिल सकते हैं, आप में तब एक एनलाइटमेंट आ सकती है, जब इस पेंटिंग में नीचे दिया गया है कि जो एक एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन था, जो एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी, मोनार्क जो सिस्टम था, जो हेरिडिटी पोजीशन थी, वो नीचे बिखरा हुआ है, उसमें डिवेस्टेशन आई है, उसमें डिस्ट्रक्शन हुई है। मीन्स जो मोनार्क रूल था, जो हेरिडिटी पोजीशन थी, उसको ओवरथ्रो करके अब लोग अपने राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। अब लोगों में एनलाइटमेंट आई है और लोग चाहते हैं कि कंप्लीट पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब फेडरिक सूरियो के दिमाग में, फेडरिक सूरियो के इस पेंटिंग के जरिए वो हमें किस बात के जरिए, वो हमें कहां पर आगाह करना चाहते हैं? अब इस पेंटिंग, जो फेडरिक सूरियो की ये पेंटिंग है, वो इस पेंटिंग में हमें क्या मैसेज देना चाहता है? आइए हम अब ये समझते हैं।
फ्रेडरिक सूरियोज यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन एक वो विजन होता है जो प्रेजेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट अगर उसके लिए स्ट्रगल की जाए वो एग्जिस्ट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वो दुनिया जो इमेजिनेशन की दुनिया हो, और यही फ्रेडरिक सूरियो इस इमेज के जरिए हमें दिखाता है कि वर्ल्ड में क्या है, लेकिन इस वक्त जो हेरिडिटी पोजिशन है उन्होंने वर्ल्ड को क्या करके बनाया हुआ है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। फ्रेडरिक सूरियो के हिसाब से जो दुनिया के लोग हैं इनको डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज हैं, इनकी अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, इनकी अलग अलग आइडेंटिफिकेशंस हैं, आइडेंटिफाइड बाय देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। इसका मतलब हुआ नेशनल फ्लैग इज द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, नेशनल कॉस्ट्यूम इज द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन। और इसी तरह से इस दुनिया में, इस यूरोपियन वर्ल्ड में, ये जो इस यूरोपियन कंटिनेंट में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी अलग अलग अपनी अपनी पहचान है, और वो अपनी पहचान आइडेंटिफाई कर रहे हैं by hosting their own national flags and by having their own national costumes, by their own cultures and by their own customs। और यहां पर कहा जाता है लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूएस एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम हैड ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेडरिक सूरियो यहां पर कहता है कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमने दर्शाया हुआ है इससे आगे गुजर चुके हैं यूएसए एंड फ्रांस। ये वो टेरिटरीज हैं जो फ्रेडरिक सूरियो के वक्त, जब इसने ये 1848 में पेंटिंग बनाई थी, उस वक्त यूएसए एंड स्विट्जरलैंड नेशन स्टेट्स डिक्लेयर हुए थे, इंडिपेंडेंट उन्होंने गेन। इसलिए वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रेस्पेक्ट पे करके अब इसके पास से गुजर रहे हैं। France, identified by the revolutionary tricolor, has just reached the statue। अब जो फ्रांस है इसको आइडेंटिफाई किया गया है कि रेवोल्यूशनरी ट्रिकलर है, ये अब स्टैचू के नज़दीक पहुंचे हैं क्योंकि इनमें इनलाइटमेंट आई है, इनमें पॉलिटिकल अवेकनिंग आई है। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड द गोल्ड फ्लैग। और इसके बाद फ्रांस को फॉलो कर रहे हैं जो जर्मनी के लोग हैं। जर्मनी में यूनिफिकेशन आती है, उनमें भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, और जर्मनी को अगर हमने आइडेंटिफाई करना होगा पेंटिंग में तो इनके पास है ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। Following the German people are the people of Austria, the kingdom of two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। और इसके बाद जो जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद, जो जर्मनी की नेशनल आइडेंटिटीज, नेशनल आइडेंटिफिकेशन के बाद जर्मनी ने जो अपनी खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रिकलर लिया हुआ है, इसके बाद यूरोपियन कंट्रीज, बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी भी रेस लगी हुई है कि वो भी अपनी आइडेंटिटी को जाहिर करना चाहते हैं, वो भी खुद के नेशनल सेंटिमेंट्स के जरिए अपनी कंट्रीज में यूनिफिकेशन लाना चाहते हैं। अब ऊपर से आप इस पेंटिंग में देखते हैं फ्रॉम द हेवन्स अबोव क्रिस्ट सेंट एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। ऊपर से जो हमारा नेचर है, नेचर हमारे खिलाफ नहीं है, नेचर हमारे इस स्ट्रगल के खिलाफ नहीं है, लेकिन फ्रेडरिक सूरियो के हिसाब से जो नेचर है, हमारे जो ऑलमाइटी हैं, आपके जो गॉड हैं, सेंट्स हैं, क्रिस्ट हैं, एंजल्स हैं, वो ऊपर से गेज कर रहे हैं। इट मीन्स दे आर सपोर्टिंग आवर स्ट्रगल ऑफ यूनिफिकेशन। वो हमारी इस नेशनलिस्ट स्ट्रगल के खिलाफ नहीं है, वो हमारी सपोर्ट में है, और वो चाहते हैं कि आप घरों से निकलो, और जो ये पोजीशन बनाई हुई है एब्सोल्यूटिस्ट पोजीशन मोनार्क के जरिए, इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो अब ये क्या है, इसमें हमारा थीम क्या है? इट सिंबलाइजेस द फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब जब सभी लोग इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग ट्रेन निकल रहे हैं अपनी घरों में, और इसके लिए हमें दिखाया जाता है कि वर्ल्ड में शांति है, वर्ल्ड में पीस है, वर्ल्ड में हारमोनी है, वर्ल्ड में कम्युनल हारमोनी है, वर्ल्ड में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। और ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो रूलर्स थे, डायनास्टिक रूलर्स हैं, उन्होंने ही क्रिएट किया हुआ है। और इसके ज़रिए यहाँ पर लोगों को एक मैसेज मिलती है कि हमें इस पेंटिंग के ज़रिए भी एक मैसेज देता है फ्रेडरिक सूरियो कि इट इज़ अ राइज ऑफ नेशनलिज्म, कि अब नेशनलिज्म का राइज हो चुका है, नेशनलिज्म उभर चुका है। इससे क्या होता है, अब नेशनलिज्म के जरिए लोगों को क्या मिलेगा? इट ब्रॉट अबाउट द स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। इसके जरिए से एक कंप्लीट पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लोगों की जो अवेकनिंग है, लोगों का जो मेंटल आउटलुक है उसमें चेंज आएगा। अब वो खड़ा हो जाएंगे, हेरिडिटी पोजीशन के खिलाफ लड़ेंगे, अपने राइट्स की डिमांड करेंगे, अपने जो उनके नेचुरल एंड ह्यूमन राइट्स हैं उनको वो डिमांड करेंगे, और वो अपने राइट्स की वायलेशन करने नहीं देंगे, चाहेंगे कि किसी एक इंडिविजुअल की ह्यूमन राइट्स वायलेट हो जाए।
और अब होता क्या है, नेशनलिज्म से एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट आ जाता है, कि नेशन स्टेट का कंसेप्ट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेशनलिज्म इन प्लेस ऑफ एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन प्लेस ऑफ मल्टी डायनास्टिक एम्पायर्स ऑफ द यूरोप। और जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी, डायनास्टिक रूल चल रहा था यूरोप में, उसको रिप्लेस करके, उसको चेंज करके नेशन स्टेट का कंसेप्ट आता है, जिसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होगा उसके पावर्स लिमिट किए जाएंगी वाया कॉन्स्टिट्यूशन। और इस तरह से जो सिटीजन्स हैं उनके पास एक चार्टर ऑफ राइट्स रहेगा, लोगों में अवेकनिंग आएगी, लोगों के पास इक्वलिटी का कंसेप्ट आएगा, लोगों के पास राइट टू वोट का कंसेप्ट आएगा, इकोनॉमिक राइट्स दिए जाएंगे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया जाएगा, और अब कोई वायलेशन नहीं देखी जाएगी। और कंसेप्ट आएगा मॉडर्न स्टेट का। नेशन स्टेट जो ओरिजिन नेशन स्टेट का हुआ, लेकिन इससे वर्ल्ड को क्या मिला, इससे वर्ल्ड को मॉडर्न स्टेट मिला। इसका मतलब ये हुआ अब की गवर्नमेंट जो है दैट विल वर्क फॉर द बेनिफिट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन गुड। वो अपने लिए काम नहीं करेगी, वो टैक्स सिर्फ एक ग्रुप से एक्सट्रैक्ट नहीं करेगी। वहां पर जो सोशल पोजीशन होगी एक इंडिविजुअल को, दैट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट, जो हमने क्लास 9th में समझा था कि अब वेलफेयर कंसेप्ट का, अब मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट आएगा, जिसमें से लोगों की वेलफेयर के बारे में सोचा जाएगा। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिमिटेशन रखी हुई है गवर्नमेंट पर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें यह कहा गया है कि गवर्नमेंट हैज बीन मेड बाउंड टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, टू इम्प्लीमेंट सोशल वेलफेयर मेजर्स while framing any law. It means these are the constitutional obligation upon the state to frame any law, but before framing any law कि लोगों का जो वेलफेयर है वो हमने अंडर कंसिडरेशन रहना है। अब ये जो कंप्लीट पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन आती है, जिसमें कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट आता है, द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट द रूलर्स केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। अब जो ये पॉलिटिकल अवेकनिंग आती है, जिसमें लोग अपने पास्ट को रिकवर करते हैं, जिसमें लोग अपनी एक ही हिस्ट्री तरतीब देते हैं, जिसमें लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी दिखा रहे हैं, ये लोगों के जरिए आते हैं ये पॉलिटिकल अवेकनिंग। ये रूलर्स के लिए, ये रूलर्स के जरिए ये पॉलिटिकल अवेकनिंग नहीं आती है। तो इस चैप्टर में हमने क्या समझा कि ये जो फ्रेडरिक सूरियो का जो थीम था, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, इस थीम के जरिए हमें समझाया जाता है कि किस तरह से वर्ल्ड में, किस तरह से पहले फ्रांस में नेशनलिस्ट टेंडेंसीज क्रिएट हुई, और फिर उन नेशनल सेंटिमेंट्स का क्या इम्पैक्ट था पूरे यूरोप पर, और यूरोप में यूनिफिकेशन आ जाती है। इस यूनिफिकेशन के जरिए क्या होता है, नेशन स्टेट का कंसेप्ट इमर्ज होकर आता है, और ये जो नेशन स्टेट है आज के ज़माने में हम इन्हें मॉडर्न स्टेट के नाम से जानते हैं। ये नेशन स्टेट वो स्टेट होता है जिसकी फिक्स्ड बाउंड्री रहेगी, जो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं करेगा। इन केस वो एक्सपेंड करता है तो ये माना जाएगा वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। आज की टेरिटरीज फिक्स्ड है, इनकी टेरिटरीज जो है, आज की कंट्रीज की जो टेरिटरीज हैं, आज के मॉडर्न स्टेट की जो टेरिटरीज हैं, उनको एक्सपेंड नहीं किया जा सकता है, और अगर एक्सपेंड किया जाएगा इलीगली तो उसको समझा जाएगा वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। इस तरह से हमने समझा कि पहले फ्रांस में पॉलिटिकल अवेकनिंग आ जाती है, उसका इम्पैक्ट यूरोपियन कंट्रीज़ पर आ जाता है। इसके साथ साथ यूरोप का जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का जो इम्पैक्ट था पूरे वर्ल्ड पर आता है, एंड वर्ल्ड में इंडिया भी एग्जिस्ट होता है। इंडिया में जो पॉलिटिकल अवेकनिंग आती है वो भी यूरोपियन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के ज़रिए ही आती हैं। जब हम वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन में हम ये देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने इस तरह से फॉरेन रूल को ख़त्म किया, इस तरह से डायनास्टिक एम्पायर को ख़त्म किया, और नेशनलिज्म के ज़रिए हमें कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट आता है, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट आता है। तो यही कुछ हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में समझा। उसके बाद आगे जो हमने पढ़ना होगा, अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।